जी हाँ दोस्तों, ये महज एक न्यूज चैनल नहीं, ये लाइफस्टाइल। जानिए देश और दुनिया की तमाम राजनीति, बिजनेस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आर्ट, कल्चर, वास्तु, योगा, टैरो, न्यूमरोलॉजी और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की खबरें अपने न्यूज चैनल डिजायर पर। नो वंडर ये सबसे आगे। ममता शर्मा भाभी, ये शराब आपके लिए कह रहा हूं मैं। ममता जब से भी लगा बेटा, घर के लगा। ममता जब से वृंदावन में, ममता जब से वृंदावन में कृष्ण के गुण गाती है। ममता जब से दास है तेरा, तेरा ऋत्विक दास है तेरा, या मेरे श्री कृष्ण दास है तेरा, मेरा ऋत्विक दर पे तेरे आता है, दर पे तेरे आता है। अपने वालिद की सेवा करे, अपने पापा की सेवा करे, गुणगान बचाएगा है। कितना दिया है कृष्ण ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। और मुख्तस नाचीज ने कहा है भाई, एमएस निजामी जो है भाई, सलमान निजामी सलमान हो गए। आज बड़ा हल्का लगा, हम जो गाना बजाना कर रहे हैं वो अपने अंदाज का है, लेकिन हमारी जो नींद है वो सलमान जफर निजामी मेरे बड़े भाई, आपको मालूम है। वो एक्चुअली अम्मी का ऑपरेशन था, आपको मालूम है, रसोली का। तो वो हॉस्पिटल में है, मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके इधर आया आपके पास, तो यहाँ आपसे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कहना क्या है, हाँ जी बेटा, सलमान जफर है जो है निजामी, सलमान जफर है जो है निजामी, मोहसिन जफर का साथ है देखो, मोहसिन जफर का साथ है देखो। आज बने हम एमएस निजामी, आज बने हम एमएस निजामी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। सेहत योगा करो और योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी को
आज मैं बधाई देता हूँ। कोरोना की वजह से पिछले 3 महीने से मंगेश त्रिवेदी जी जो एक काम कर रहे हैं योगा और आयुर्वेद के लिए, पूरा दिन अपना जो है वो लगाते हैं और लोगों को डिजिटली वो योगा सिखा रहे हैं, उनकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। हर बीमारी के लिए योगा और आयुर्वेद हमारे देश में एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी को इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। 21 जून को योगा डे है। इसके लिए मंगेश त्रिवेदी जी ने एक जो कदम उठाया है कि वो 10 लाख लोगों तक डिजिटली पहुंचाएंगे, 10 लाख लोगों तक योगा करना सिखाएंगे, उनको आयुर्वेद के बारे में ज्ञान देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 लाख नहीं, 10 करोड़ लोग उस दिन योगा करेंगे योगा डे पे। और योगा हर एक को करना चाहिए। योगा एक स्ट्रेस बस्टर है, आपकी हर बीमारी का इलाज है, आयुर्वेदिक उसका इलाज है। मंगेश त्रिवेदी जी अपने आप में एक इतने अच्छे योग गुरु हैं कि मैं उनको फॉलो करता हूँ, हमेशा उनकी एक एक वीडियो को देखता हूँ। पर्सनली भी वो हमेशा जो है मेरी हर बीमारी की तरफ, हर चीज़ में योगा का इलाज है। योगा और आयुर्वेद को हमें अपनाना चाहिए और मैं दुआ करता हूँ कि 10 लाख नहीं 10 करोड़ लोगों तक जो है ये योगा डे के ऊपर जो है हम पहुँचाएंगे और मैं उनको बधाई देता हूँ। आज 26 राज्य और 300 स्टेट को उन्होंने चुना है और यूनियन टेरिटरी सारी उनको फॉलो करेगी। तो आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग योगा डे के दिन उनके साथ जुड़िए और एक अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आज इस कोरोना में इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। वो सिर्फ योगा और आयुर्वेद से ही हो सकती है। आप जुड़िए, योगा करो। और मंगेश त्रिवेदी जी से मैं उन्हें अगेन बधाई देता हूँ। सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घर घर तक पहुँचाएं। हो सकता है कि 10 करोड़ नहीं, हम 100 करोड़ तक पहुँच जाएं और 100 करोड़ लोग अगर योगा करेंगे तो योगा डे के दिन पूरा विश्व देखेगा और हम हर बीमारी से लड़ सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। मंगेश त्रिवेदी जी अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मुहिम में जोड़ने के लिए, और पूरा देश आपके साथ है। योगा करो, स्वस्थ रहो हमेशा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव आज आपको दिल्ली की स्थिति और दिल्ली के हालात से रूबरू कराने आई हूँ। अगर हम दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को, बढ़ती हुई मौत की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर पिछले सिर्फ 24 घंटे की बात से शुरू करती हूँ। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 2137 हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है, 71 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के हमारे समक्ष हैं। अगर टीवी चैनल्स की बात माने, न्यूज चैनल्स की अगर हम बात माने तो हर एक मिनट में 2 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर 100 लोगों के टेस्ट कराए जाते हैं उसमें से 25 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के अंदर हैं कि पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें, 1 जून से लेके और 7 जून तक की बात करें तो 311 मौत दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं। इतना आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है। जो टीवी चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, जो टीवी चैनल हमें बता रहे हैं कि हर 32 मिनट में एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दिल्ली के आज जो स्थिति है चिंताजनक स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। दया आती है देखकर दिल्ली वासियों पर, हम सभी पर, कि आज किन हालात में हम जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। जिस दिल्ली को लंदन जैसे बनाने की बात करते थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, आज वो दिल्ली दिल्ली ही नहीं रही। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल्स की ही कमी हो रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है। दिल्ली के अंदर जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके परिवारजन उनकी स्थिति हालात को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आईसीयूज नहीं है, सफिशिएंट वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन लेने के लिए उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है,
इतनी ज्यादा परेशानी आज आम जनता वहां पर इतनी महसूस कर रही है। केजरीवाल जी जब सही तरीके से लोगों के जो मौत के मुंह में जा रहे हैं उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने श्रमिकों को भोजन प्रोवाइड किया होगा, उनकी स्थिति को समझते हुए उन लोगों के लिए कुछ काम किया होगा। क्योंकि केजरीवाल जी तो अपने घर से ही नहीं निकले। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि स्थिति का जायजा लें, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए दें। जब हमारा 50 दिनों से ज्यादा समय का लॉकडाउन था, सभी राज्यों ने अपनी तैयारी कर ली थी, कहां थे मुख्यमंत्री जी? मैं पूछना चाहती हूं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहां सो रहे थे, जो उन्होंने दिल्ली राज्य के लिए, जिस पर सभी पूरे विश्व की नजर टिकी रहती है, जिसे हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा एक ऐसा राज्य बने सबके सामने कि जो एक मिसाल कायम हो। क्या ये मिसाल कायम करेंगे आप? क्या ये मॉडल तैयार करेंगे आप कि दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री जी ने कोई भी तैयारी नहीं की थी कोरोना से लड़ने के लिए, दिल्ली वासियों के लिए? क्या ये थी आपकी तैयारी कि सभी चीजों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, आईसीयूज की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, वैन्स की कमी? आप देखिए इतना बुरा हाल है कि जो लोग आम जन सेवा भी कर रहे हैं वैन के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस की इतनी कमी आ गई है कि एक एक एम्बुलेंस के अंदर कई कई डेड बॉडीज जा रही हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी डेड बॉडीज को लेकर जा रहे हैं। एक एक एम्बुलेंस के अंदर कितनी कितनी डेड बॉडीज, एम्बुलेंस शॉर्टेज में आ गई है, एम्बुलेंस की कमी आ गई है। इतने बुरे हालात दिल्ली के, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की केजरीवाल जी ने लॉकडाउन के समय पर कि दिल्ली में इस समस्या से निपटने के लिए आप कम से कम समाधान तो ढूंढते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी क्वारंटाइन सेंटर्स पे जाते हैं, वो सारे हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां का दौरा लगाते हैं और देखते हैं किस किस चीज की कमी है, उन कमियों को पूरा किया जाए। लोगों को जरूरत जिस जिस चीज की है, मरीजों को उन जरूरतों को पूरा किया जाए। हर चीज को ध्यान में रखते हैं। जब वो जायजा ले रहे हैं तो आप घर के अंदर क्यों बैठे हैं? आप टीवी पर ही क्यों नजर आते हैं? आप फील्ड में क्यों नहीं नजर आते? आपके एमएलए क्यों नजर नहीं आते हैं? जबकि दिल्ली की जब जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपका दायित्व बनता है कि अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर आज आपको वहां पर जाकर देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से आज शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारें हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब पार्थिव शरीर सड़कों पर हमें नजर आएंगे, क्योंकि लोग अपने ही प्रियजनों को घर में नहीं रख पाएंगे। किस तरह से उनकी डेड बॉडीज को वो घर पर लेकर जाए, जबकि कोरोना महामारी फैल रही है हमारे घरों में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में। जब डेड बॉडीज आपको नजर आएंगी तब जाके आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता कितनी ज्यादा परेशान है। आपको अभी इसकी गंभीरता नजर ही नहीं आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसकी गंभीरता को आप समझिए। किस तरह से एक महिला अपनी आप बीती रिकॉर्ड करके सुनाती है, उसकी क्लिप वायरल हो रही है। आप भी देखिए कि किस तरह से वो महिला बता रही है कि उसको सही सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक हफ्ते तक डॉक्टर वहां पर नहीं आ रहे हैं, वो परेशान है, बिलख रही है, दुखी है। उनकी समस्या, उनकी पीड़ा, तकलीफ को आप समझिएगा। मैं आचार्य भिक्षु की स्टाफ लक्ष्मी लैब टेक्नीशियन आपसे फिर से एक बार मदद की गुहार लगा रही हूँ। आप लोगों की मदद के बाद मुझे 29 को एम्बुलेंस में अकेले बिठाकर LNGP भेजा गया था, जहाँ पर 1:30 बजे पहुँचने के बाद से लेके शाम के 5 बजे मुझे वार्ड मिला था। वार्ड में आने के बाद वार्ड की स्थिति ऐसी और बेड इतने गंदे थे कि इनसे कॉटन मांगकर मैंने बेड की सफाई की। उस रात को ही सिर्फ डॉक्टर राउंड पर आए थे, उसके बाद अब तक नहीं आए। कल से मैं इनको कंप्लेंट कर रही हूँ। मेरी गले में, चेस्ट में पेन है और ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। और कल रात 2 बजे से मेरी स्थिति, हालत और बिगड़ती जा रही है। और अभी तक इन लोगों ने मेरी फैमिली की टेस्ट भी नहीं कराए हैं। ईस्ट दिल्ली वालों ने कहा है कल की स्लॉट फुल हो गए और मेरी हालत और गंभीर होती जा रही है। अब मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। इन्हें सिर्फ राजनीति चाहिए किसी की। और
इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बस यही प्रार्थना विनती करती हूँ पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, दिल्ली को संभालिए, क्योंकि दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ ही साथ जो आज दिवंगत आत्माएं कोरोना महामारी की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं, उन सभी को, उनके परिवार को मेरी सहानुभूति, उन सभी को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, दिवंगत आत्माओं को। और जो अभी कोरोना से पॉजिटिव हैं, उन सभी के जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा रूबी फोगाट यादव का आपको नमस्कार। आज दिल्ली में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जीवन खत्म सा होता नजर आ रहा है। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मेरा मकसद है जानकारी देना, मेरा मकसद है जागरूकता फैलाना। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर मीडिया से, दिल्ली की जनता से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कोरोना बीमारी से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन लोगों के आंकड़े दिल्ली सरकार छुपाने में लगी हुई है। आज अगर हम देखें तो इतना मार्मिक हमारे सामने एक मामला आया है कि जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी कचरे के डिब्बे से मिली है। कचरे में डेड बॉडी को फेंक दिया गया। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के अंदर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जी से कुछ भी संभाला नहीं जा रहा है। वो सिर्फ अपने विज्ञापनों में, प्रमोशंस में मसरूफ हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि आज दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है कि दिल्ली सरकार उनका साथ दे। इस महामारी में, इस बीमारी में उनकी सुध लेने वाला कोई हो, लेकिन ना ही तो मुख्यमंत्री जी, ना ही उनके कोई विधायक लोगों की सुध ले रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, जिनके जिगर के टुकड़े उनके सामने, उनके हाथों में इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में बहुत दिल फट के हाथ में आता है। दिल इतना दुखता है कि ऐसे लगता है कि जितना दर्द उनको है उतना ही दर्द हमें देख के महसूस हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं महसूस हो रहा है। आज जीवन में ऐसा समय है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आज लोग हमें इसलिए फोन करेंगे कि शमशान घाट पर जो 3-3 दिन, 4-4 दिन की वेटिंग है दाह संस्कार के लिए, कि उसकी सोर्स लगा दीजिए ताकि हमारा जो परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला गया है, उनके दाह संस्कार का हमें जल्दी से जल्दी समय मिल जाए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि मानवता के साथ इतना बुरा व्यवहार, मानव के साथ इतना बुरा व्यवहार? आज कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हालात को उनको ही काबू करना है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो हमारे सामने उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, वो 1000 से नीचे हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं कोरोना बीमारी की वजह से, लेकिन हकीकत में वो 2000 से ऊपर हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं आंकड़े? दिल्ली सरकार क्यों ये छुपा रही है? दिल्ली सरकार को, मीडिया के लोगों को और दिल्ली की जनता को ये बताना चाहिए ताकि लोग इसकी गंभीरता को और ज्यादा समझें। हम सभी को अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखना है, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि लगता है दिल्ली सरकार तो सो रही है और उनको ध्यान भी नहीं हो रहा है कि किस तरह से आज जनता परेशान है। चारों तरफ त्राही त्राही है, चारों तरफ जनता अपने जीवन के लिए एक तरीके से भिक्षा सी मांग रही है, जबकि जीवन जीने पर उनका हक है। ऐसे में आज जब हम देखते हैं शमशान घाट पर एक एक दिन में 45 डेड बॉडीज के दाह संस्कार हो रहे हैं, कब्रिस्तान में भी यही हाल है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। हमारे जिगर से प्यारे, जान से प्यारे जिगर के टुकड़े आज हमारे हाथों में ही सड़कों पर, रास्ते में ले जाते वक्त दम तोड़ रहे हैं। बहुत बार हम लोगों के सामने ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जहां घर से निकले और निकलते ही मृत्यु हो गई। तो हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। सिर्फ इतनी ही आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि कोविड-19 कोरोना बीमारी की, महामारी की गंभीरता को समझिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घरों में रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। कितना भी जरूरी काम है आप सब काम छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ रहिएगा और अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए। तो ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही बिताइएगा। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, घरों में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज के हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, आंतरिक यात्रा के सफर में मैं आपको हमारा जो तीसरा चक्र है इस शरीर का, इस भौतिक शरीर का, जिसका नाम है सोलर प्लेक्सस और जिसे हिंदी में हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी।
इससे पहले वीडियोस में मैं हमारे प्रथम चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, और जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें सैक्रल चक्र के बारे में, जिसे स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे चुकी हूँ। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगी हमारे तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र के बारे में। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी पर होता है। नाभि से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर इसकी स्थिति है। इस चक्र का रंग पीला होता है, येलो कलर का इसकी एनर्जीज होती है, येलो कलर का ये चक्र होता है। इस चक्र का मूल मंत्र, बीज मंत्र है रम। कुछ लोग रम को राम भी कहते हैं, आप राम भी कह सकते हैं, आप रम भी कह सकते हैं। इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि एलिमेंट है, फायर, यानी कि जो सूर्य का प्रतीक है। इसका ग्रह मंगल ग्रह है, मार्स, और जो इसकी सेंस है वो है साइट, आंखें। और हमारे इसमें जितनी हमारी कमल पंखुड़ियां हैं उन्हें हम 10 नाड़ियों के साथ जोड़ते हुए 10 कमल पंखुड़ियों को गिनते हैं इस चक्र के साथ। हमारे शरीर के जिन बॉडी पार्ट से, जिन अंगों से ये जुड़ा रहता है वो है लीवर, इंटेस्टाइन, स्टोमक, एड्रिनल ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। और जब ये हमारा पूरी तरह से जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत सारे फायदे हमें ये हमारे सार्वजनिक जीवन में देता है। इसके एक्टिवेट हो जाने से हमारी जो मनोस्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। हमारे अंदर हमारी विल पावर बढ़ जाती है, हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बन जाते हैं। किसी भी फैसले को लेने के लिए हमारे अंदर जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, वो सभी जब ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो सभी चीजों को पीछे छोड़ देता है। मान, प्रतिष्ठा, ये सब हमारे समाज में बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा पावर हमारे अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। जो हीन भावना है वो मिट जाती है हमारे अंदर, और इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है कि हम किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। हम बेखौफ होकर जीवन में कड़े फैसले लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जो राष्ट्र हित में होते हैं, जो जनहित में होते हैं, जो हमारे परिवार के हित के लिए अच्छे होते हैं। तो हमारी अपने आप में आइडेंटिटी बढ़ जाती है, इससे लीडरशिप क्वालिटी इससे आ जाती है। अगर जिसका ये सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक्टिव होता है, तो उसके जीवन में बहुत खुशहाली आती है। यह हमें कर्मयोगी बना देता है। और इसके इनएक्टिव होने से जब ये जागृत नहीं होता है, तब जो जो बीमारियां हमें हो जाती हैं, उन बीमारियों के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अल्सर हमें हो सकता है, पाचन क्रिया में दिक्कत आ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, जॉइंटिस हमें हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बार बार वायरल इन्फेक्शंस हमें होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कोरोना वायरस आजकल आप इतनी बड़ी बीमारी है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर ये वैश्विक बीमारी बनकर उभरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं जिनके सोलर प्लेक्सस वीक है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन पर अटैक कर रहा है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। एसिडिटी बनती है अगर सोलर प्लेक्सस आपका खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इच्छा शक्ति नहीं रहती हम लोगों के अंदर अगर हमारा सोलर प्लेक्सस कहीं ना कहीं असंतुलित है। तो इसीलिए बहुत सारे खतरे बन जाते हैं कि हमारे मन में हीन भावना आ जाती है। हमें लगता है कि हम अपने आप को रिजेक्टिव फील करते हैं कि हमारा रिजेक्शन ना हो जाए किसी चीज में। किसी भी कार्य को करने के लिए हम चलते हैं तो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती हमारे अंदर। तो हम चाहते तो हैं कि करें, मगर हम कर नहीं पाते। तो इन सब चीजों का, इन सब बातों का कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारा मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा वीक है। इसको हमें जागृत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जो हमारे फूड है, भोजन है, उसमें हम फल और सब्जियां ले सकते हैं, जैसे केला, क्योंकि इसका रंग पीला है। तो पीले रंग की चीजों को ज्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेट करने के लिए हम दाल भी ले सकते हैं, नींबू, क्योंकि नींबू हमेशा हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रांग करता है। तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, किसी चीज में आप नींबू डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सेवन कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा योगा है, योगा के अंदर हमारा बो पोज, जिसे हम कहते हैं धनुर्धर आसन, आप इसमें धनुर्धर आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ हम लोगों को बचपन में ये नहीं सिखाया जाता कि हम लोगों को श्वास पेट से लेना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ अपने लंग्स तक, यहाँ तक रह जाते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम सांस पेट से लेंगे, नाभि से पास तक हम लेकर आएंगे, उतना ज्यादा ये हमारा मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक रहेगा। जापान में इस चीज को सिखाया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि इसको बेली ब्रीथिंग कहते हैं। उन बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है सांस लेने की।
तो हम लोग यदि बेली ब्रीथिंग करेंगे, हम पेट के द्वारा सांस लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने इस चक्र को भी ठीक करेंगे, हमारी पाचन क्रिया ठीक होगी। और जो पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिनकी वजह से पूरा दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाते, स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगता, तो वो सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। क्योंकि फायर इसका एलिमेंट है, यानी कि सूर्य, जो सूर्य का प्रतीक है, तो सूर्य नमस्कार करना भी इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। धूप में 7-8 घंटे हम पानी को रखते हैं, फिर उस पानी को हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हुए पीते हैं। जिस रंग का चक्र होता है उसी रंग की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। इस चक्र का रंग पीला है, तो हम पीले रंग की कांच की बॉटल में धूप में 7 से 8 घंटे तक उस पानी को रख देंगे, और जब उसमें सूर्य की किरणें आ जाएंगी, उसके बाद हम उस औषधि का इस्तेमाल करेंगे अपने इस चक्र को ठीक करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने इस पूरी वीडियो के आखिरी पड़ाव की तरफ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ साधना करने का तरीका। जब हम साधना करेंगे, इसका जो मंत्र है, मूल मंत्र, बीज मंत्र, वो है रम। रम, कुछ लोग राम भी बोलते हैं। तो जब आप बार बार अब से पहले अपने जीवन में राम 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 बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप अनजाने में इसका उच्चारण कर रहे थे, इस बीज मंत्र को आप बार बार जाप कर रहे थे, तो इसका बहुत फायदा आपको हुआ होगा। अब एक सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसका मंत्र, इस मंत्रों का इनका उच्चारण करेंगे, तो आप जमीन पर बैठे, लेकिन कोई ना कोई आसन जरूर वहां पर बिछा कर बैठे, क्योंकि डायरेक्ट आप जमीन पर बैठेंगे तो मूल आधार चक्र, जिसका एलिमेंट जमीन है, अर्थ है, तो कहीं ना कहीं आप उस मंत्र से, उसके जो आसन है, उससे आप कनेक्टेड हो जाएंगे। तो जमीन पे आप कोई ना कोई, चाहे तो आप कोई कपड़ा, कोई मैट बिछा सकते हैं, या आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा से ठीक लगे, लेकिन आप कोई ना कोई आसन जरूर बिछाकर उसके बाद ही इसके मंत्रों का जाप करें। इसके मंत्रों का मैं 3 बार उच्चारण करूंगी आपके समक्ष, और उसके बाद फिर आप इसका पूरी तरह से जाप कर सकते हैं। 5 मिनट से शुरू करके आगे आप जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। रम रम रम। जो इसकी आज ये वाइब्रेशंस यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, अब हमें फील हुई हैं वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें, तो जिस चक्र के लिए आप जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पूरी अपनी शक्तियां, पूरा अपना ध्यान, पूरी अपनी एनर्जीज सभी आप अपनी नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस पर भी फोकस करें, क्योंकि आप इसी के मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो अपने आप को वहां पर आप ये फील करिए, महसूस कराइए कि पीले रंग की एनर्जी वहां पर है, क्योंकि इसका रंग पीला है। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी एनर्जीज को वहां फील करके उसके बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। तो आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मंत्रों का जाप कीजिएगा। जो जो आपको औषधि बनाने का तरीका बताया गया है, अपने सोलर प्लेक्सस को, मणिपुर चक्र को ठीक करने का, एक्टिवेट करने का जो तरीका बताया गया है, उसे अपने जीवन में अपनाते हुए आप यहाँ पर धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी फोगाट यादव के साथ आंतरिक यात्रा में आप सभी लोगों का ये सफर रहा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव आज आपको दिल्ली की स्थिति और दिल्ली के हालात से रूबरू कराने आई हूँ। अगर हम दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को, बढ़ती हुई मौत की अगर हम बात करें, तो दिल्ली के अंदर पिछले सिर्फ 24 घंटे की बात से शुरू करती हूँ। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 2137 हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है, 71 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के हमारे समक्ष हैं। अगर टीवी चैनल्स की बात माने, न्यूज चैनल्स की अगर हम बात माने, तो हर एक मिनट में 2 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर 100 लोगों के टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें से 25 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के अंदर हैं कि पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें, 1 जून से लेके और 7 जून तक की बात करें, तो 311 मौत दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं।
इतना आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है। जो टीवी चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, जो टीवी चैनल हमें बता रहे हैं कि हर 32 मिनट में एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दिल्ली के आज जो स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। दया आती है देखकर दिल्ली वासियों पर, हम सभी पर, कि आज किन हालात में हम जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। जिस दिल्ली को लंदन जैसे बनाने की बात करते थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, आज वो दिल्ली दिल्ली ही नहीं रही। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल्स की ही कमी हो रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है। दिल्ली के अंदर जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके परिवारजन उनकी स्थिति हालात को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आईसीयूज नहीं है, सफिशिएंट वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन लेने के लिए उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। इतनी ज्यादा परेशानी आज आम जनता वहां पर इतनी महसूस कर रही है। केजरीवाल जी जब सही तरीके से लोगों के जो मौत के मुंह में जा रहे हैं उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने श्रमिकों को भोजन प्रोवाइड किया होगा, उनकी स्थिति को समझते हुए उन लोगों के लिए कुछ काम किया होगा। क्योंकि केजरीवाल जी तो अपने घर से ही नहीं निकले। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि स्थिति का जायजा लें, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए दें। जब हमारा 50 दिनों से ज्यादा समय का लॉकडाउन था, सभी राज्यों ने अपनी तैयारी कर ली थी, कहां थे मुख्यमंत्री जी? मैं पूछना चाहती हूं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहां सो रहे थे? जो उन्होंने दिल्ली राज्य के लिए, जिस पर सभी पूरे विश्व की नजर टिकी रहती है, जिसे हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा एक ऐसा राज्य बने सबके सामने कि जो एक मिसाल कायम हो। क्या ये मिसाल कायम करेंगे आप? क्या ये मॉडल तैयार करेंगे आप कि दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री जी ने कोई भी तैयारी नहीं की थी कोरोना से लड़ने के लिए, दिल्ली वासियों के लिए? क्या ये थी आपकी तैयारी कि सभी चीजों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, आईसीयूज की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, वैन्स की कमी? आप देखिए इतना बुरा हाल है कि जो लोग आम जन सेवा भी कर रहे हैं वैन के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस की इतनी कमी आ गई है कि एक एक एम्बुलेंस के अंदर कई कई डेड बॉडीज जा रही हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी डेड बॉडीज को लेकर जा रहे हैं। एक एक एम्बुलेंस के अंदर कितनी कितनी डेड बॉडीज, एम्बुलेंस शॉर्टेज में आ गई है, एम्बुलेंस की कमी आ गई है। इतने बुरे हालात दिल्ली के, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की केजरीवाल जी ने लॉकडाउन के समय पर कि दिल्ली में इस समस्या से निपटने के लिए आप कम से कम समाधान तो ढूंढते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी क्वारंटाइन सेंटर्स पे जाते हैं, वो सारे हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां का दौरा लगाते हैं और देखते हैं किस किस चीज की कमी है, उन कमियों को पूरा किया जाए। लोगों को जरूरत जिस जिस चीज की है, मरीजों को उन जरूरतों को पूरा किया जाए। हर चीज को ध्यान में रखते हैं। जब वो जायजा ले रहे हैं तो आप घर के अंदर क्यों बैठे हैं? आप टीवी पर ही क्यों नजर आते हैं? आप फील्ड में क्यों नहीं नजर आते? आपके एमएलए क्यों नजर नहीं आते हैं? जबकि दिल्ली की जब जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपका दायित्व बनता है कि अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर आज आपको वहां पर जाकर देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से आज शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारें हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब पार्थिव शरीर सड़कों पर हमें नजर आएंगे, क्योंकि लोग अपने ही प्रियजनों को घर में नहीं रख पाएंगे। किस तरह से उनकी डेड बॉडीज को वो घर पर लेकर जाए, जबकि कोरोना महामारी फैल रही है। हमारे घरों में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में जब डेड बॉडीज आपको नजर आएंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता कितनी ज्यादा परेशान है। आपको अभी इसकी गंभीरता नजर ही नहीं आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसकी गंभीरता को आप समझिए। किस तरह से एक महिला अपनी आप बीती रिकॉर्ड करके सुनाती है, उसकी क्लिप वायरल हो रही है। आप भी देखिए कि किस तरह से वो महिला बता रही है कि उसको सही सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक हफ्ते तक डॉक्टर वहां पर नहीं आ रहे हैं, वो परेशान है, बिलख रही है, दुखी है। उनकी समस्या, उनकी पीड़ा, तकलीफ को आप समझिएगा। मैं आचार्य भिक्षु की स्टाफ लक्ष्मी, लैब टेक्नीशियन, आपसे फिर से एक बार मदद की गुहार लगा रही हूँ। आप लोगों की मदद के बाद मुझे 29 को एम्बुलेंस में अकेले बिठाकर LNGP भेजा गया था, जहाँ पर 1:30 बजे पहुँचने के बाद से लेके शाम के 5 बजे मुझे वार्ड मिला था। वार्ड में आने के बाद वार्ड की स्थिति ऐसी और बेड इतने गंदे थे कि
कि इनसे कॉटन मांगकर मैंने बेड की सफाई की। उस रात को ही सिर्फ डॉक्टर राउंड पर आए थे, उसके बाद अब तक नहीं आए। कल से मैं इनको कंप्लेन कर रही हूँ, मेरी गले में चेस्ट में पेन है और ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। और कल रात 2 बजे से मेरी स्थिति हालत और बिगड़ती जा रही है। और अभी तक इन लोगों ने मेरी फैमिली की टेस्ट भी नहीं कराए हैं। ईस्ट दिल्ली वालों ने कहा है कल की स्लॉट फुल हो गए और मेरी हालत और गंभीर होती जा रही है। अब मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीति चाहिए किसी की। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बस यही प्रार्थना विनती करती हूँ पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, दिल्ली को संभालिए, क्योंकि दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ ही साथ जो आज दिवंगत आत्माएं कोरोना महामारी की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं, उन सभी को, उनके परिवार को मेरी सहानुभूति, उन सभी को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, दिवंगत आत्माओं को। और जो अभी कोरोना से पॉजिटिव हैं, उन सभी के जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा रूबी फोगाट यादव का आपको नमस्कार। आज दिल्ली में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जीवन खत्म सा होता नजर आ रहा है। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मेरा मकसद है जानकारी देना, मेरा मकसद है जागरूकता फैलाना। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर मीडिया से, दिल्ली की जनता से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कोरोना बीमारी से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन लोगों के आंकड़े दिल्ली सरकार छुपाने में लगी हुई है। आज अगर हम देखें तो इतना मार्मिक हमारे सामने एक मामला आया है कि जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी कचरे के डिब्बे से मिली है। कचरे में डेड बॉडी को फेंक दिया गया। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के अंदर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जी से कुछ भी संभाला नहीं जा रहा है। वो सिर्फ अपने विज्ञापनों में, प्रमोशंस में मसरूफ हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि आज दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है कि दिल्ली सरकार उनका साथ दे। इस महामारी में, इस बीमारी में उनकी सुध लेने वाला कोई हो, लेकिन ना ही तो मुख्यमंत्री जी, ना ही उनके कोई विधायक लोगों की सुध ले रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, जिनके जिगर के टुकड़े उनके सामने, उनके हाथों में इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में बहुत दिल फट के हाथ में आता है। दिल इतना दुखता है कि ऐसे लगता है कि जितना दर्द उनको है उतना ही दर्द हमें देख के महसूस हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं महसूस हो रहा है। आज जीवन में ऐसा समय है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आज लोग हमें इसलिए फोन करेंगे कि शमशान घाट पर जो 3-3 दिन, 4-4 दिन की वेटिंग है दाह संस्कार के लिए, कि उसकी सोर्स लगा दीजिए ताकि हमारा जो परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला गया है, उनके दाह संस्कार का हमें जल्दी से जल्दी समय मिल जाए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि मानवता के साथ इतना बुरा व्यवहार, मानव के साथ इतना बुरा व्यवहार। आज कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हालात को उनको ही काबू करना है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो हमारे सामने उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, वो 1000 से नीचे हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं कोरोना बीमारी की वजह से, लेकिन हकीकत में वो 2000 से ऊपर हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं आंकड़े? दिल्ली सरकार क्यों ये छुपा रही है? दिल्ली सरकार को, मीडिया के लोगों को और दिल्ली की जनता को ये बताना चाहिए ताकि लोग इसकी गंभीरता को और ज्यादा समझें। हम सभी को अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखना है, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि लगता है दिल्ली सरकार तो सो रही है और उनको ध्यान भी नहीं हो रहा है कि किस तरह से आज जनता परेशान है। चारों तरफ त्राही त्राही है, चारों तरफ जनता अपने जीवन के लिए एक तरीके से भिक्षा सी मांग रही है, जबकि जीवन जीने पर उनका हक है। ऐसे में आज जब हम देखते हैं शमशान घाट पर एक एक दिन में 45 डेड बॉडीज के दाह संस्कार हो रहे हैं, कब्रिस्तान में भी यही हाल है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। हमारे जिगर से प्यारे, जान से प्यारे जिगर के टुकड़े आज हमारे हाथों में ही सड़कों पर, रास्ते में ले जाते वक्त दम तोड़ रहे हैं।
बहुत बार हम लोगों के सामने ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जहां घर से निकले और निकलते ही मृत्यु हो गई। तो हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। सिर्फ इतनी ही आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि कोविड-19 कोरोना बीमारी की महामारी की गंभीरता को समझिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घरों में रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। कितना भी जरूरी काम है आप सब काम छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ रहिएगा और अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए। तो ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही बिताइएगा। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, घरों में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर ग्रुप से आज आपके सामने मैं अपने बहुत ही क्लोज मेरे अपने दोनों भाई MS निजामी ब्रदर्स की जो एक नई एल्बम आ रही है, आप हैशटैग लगाकर उसको देख सकते हैं। है अली से इश्क मुझको, है अली से इश्क मुझको। एक बहुत ही प्यारा टाइटल है, बहुत ही प्यारा। बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े सिंगर हैं MS निजामी ब्रदर, मेरे भाई मोहसिन निजामी एंड मेरे भाई सलमान निजामी। ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है और साथ ही इसका जो म्यूजिक दिया गया है, म्यूजिक डायरेक्टर है सुंदरम खान जी ने, जिनको शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो नहीं जानता हो। लेबल जो लेके आए हैं अरब इस्लामिक जो है वो लेबल लेके आए हैं और लिरिक्स जो है वो तारिक मोमिन भाई ने दी हैं। तो मैं इस नई एल्बम के लिए उनको अपने दिल से जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि वो एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए एक लेके आए। और आप लोग भी जो है अली से इश्क मुझको ज़रूर देखें और हैशटैग लगा के जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं उनको फिर मुबारकबाद देता हूँ। MS निजामी ब्रदर्स मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर देखिए। थैंक यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा आरती जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और न्यूज़ 47 के तहत भी मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए फिल्म सेंसर बोर्ड को भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिल्म सेंसर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने मेरे को भी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है मूवीज को पास करने के लिए। फिल्म सेंसर बोर्ड तभी एक्टिव होगा जब हमारी बड़ी बॉलीवुड फिल्में बनेगी, डॉक्यूमेंट्री बनेगी। हर चीज का एक टाइम है। आज हर डिपार्टमेंट के ऊपर वो प्रॉब्लम आई हुई है, सारी की सारी वही प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, एक चीज जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो छोटे आर्टिस्टों को क्या उनका वो रहेगा। छोटे आर्टिस्टों के लिए, मीडियम आर्टिस्टों के लिए ये इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होती। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हमारे सीरियल्स, हमारी वेब सीरीज जो जिनमें हम सारी चीजें मेंटेन करके चलेंगे वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। आर्टिस्टों के लिए जैसे मैं थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन से। दिल्ली के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से आर्टिस्टों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। उनके इंटरेस्टों को कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगी हुई हैं, लेकिन ये जो पीरियड आया इसमें हमने दिल्ली गवर्नमेंट से भी बहुत रिक्वेस्ट करी कि जो आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं लेकिन ईगोइस्टिक हैं थोड़े से, आप उनको ईगोइस्टिक कह लो या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, वो लोग जो हैं मेहनत करते हैं, हम सबको एंटरटेन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके साथ साथ अगर उनकी हेल्प हो जाती तो उन लोगों का भी मोराल अप होता। डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन ने कोशिश करी जितने आर्टिस्टों के लिए वो मदद कर सकें वो मदद करी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करी। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो है डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन भी अच्छा काम करे, उसको गवर्नमेंट से एक रिकग्निशन भी मिले। और आर्टिस्टों के इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, आज हमें लगता है कि एक मूवी 2.5 घंटे की है, उसको हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 2.5 घंटे की मूवी बनाने के लिए 250 घंटे हमें लग जाते हैं। 250 घंटे की मेहनत है, उसमें
हजारों आदमी काम करते हैं, एक एक सेट के ऊपर 1000 2,000 आदमी काम करते हैं। अब जो सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करके हमें चलना है। हमें लोगों को एंटरटेन भी करना है, साथ के साथ हमें ये भी सोचना है कि किस तरीके से हम इस महामारी से अपने आप को बचाएं, अपने आर्टिस्टों को बचाएं। यही एक हमारा जो है ध्येय है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। छोटे आर्टिस्टों को एक दिन पे घबराहट होती है कि भाई आगे काम चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। हर चीज जो है, अगर आज ये महामारी आई है, 100 साल पहले भी आई थी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। महामारी से इतनी मौत नहीं होती जितनी मौत हमेशा लोगों के डिप्रेशन से होती है। आज हो सकता है कि काम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे पहले सर्वाइवल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इनके खाने के लिए, आर्टिस्टों के लिए, उनके लिए जो आज बॉलीवुड कर रहा है, जितना बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहा है, वो रियल में काबिल तारीफ है। उसमें ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना कोई भी कर सकते हैं। आपने तो इतने बॉलीवुड एक्टरों के इंटरव्यूज किए हैं न्यूज़ 47 पे, दुनिया भर के आपने जो है टैलेंटेड लोगों को आप लेके आए हैं। वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। आप खुद भी देखते हैं, आप खुद एक इतने बड़े चैनल को अगर रन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, इनसे कोई भी चीज अलग है। यही मेरा सोचना है। बाकी तो देखिए, वक्त चेंज होगा और वक्त आज का नहीं है। अगर आप देखें बल्लार साहनी की एक मूवी, आज मेरा ख्याल 4 या 5 डिकेड पहले जो है वो मूवी आई थी कि वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वक्त है, वक्त के साथ साथ हमें चलना है और वक्त बहुत ही जल्दी चेंज होगा, ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आरती जी आपने कि आर्टिस्टों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, वक्त आता है, वक्त का कोई ऐसा वो नहीं है। आर्टिस्ट दोबारा से उसी एक्शन में आएंगे, कोई उनको नहीं रोक सकता। उनके अंदर जो एक टैलेंट है वो डेफिनेट उभर के आएगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि न्यूज़ 47 का जो प्लेटफॉर्म है और जो आप आर्टिस्टों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं न्यूज़ 47 को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आरती जी, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चन आप पूछते बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक मुझे अच्छा लगता है वो आपका लगता है स्माइलिंग फेस। और कितने भी प्रॉब्लमेटिक आप देखिए, अगर क्वेश्चन आप करती हैं तो आप उनको इतने मुस्कुराहट से जो है चेंज कर देती हैं कि बताने वाले को भी अगर सीरियस क्वेश्चन है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये मुझे जो है इसका जवाब भी मुझे हंस के ही देना है। इस सिचुएशन में भी अगर आप इतना मुस्कुरा के और इतना ग्रिल करके जो है क्वेश्चन पूछती हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ न्यूज़ 47 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से मुझे यहाँ बुलाया, मेरी सारी चीज़ें सुनी। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि न्यूज़ 47 के थ्रू आप थोड़ा सा ये जरूर करें कि अपने चैनल के माध्यम से आप आर्टिस्टों का थोड़ा सा मॉरल अप करने के लिए आप अच्छे आर्टिस्टों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी सामने आए, लोगों की मदद करें। इस टाइम सब लोगों को आपस में भाईचारे की बहुत जरूरत है और वही चीज हम कर रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बदलेगा, सब दोबारा से एक्शन में आएंगे, सारा सब कुछ अच्छा रहेगा। और मैं अगेन आपका जो है शुक्रगुजार करता हूँ आरती जी, न्यूज़ 47 का शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने बॉलीवुड के लिए इतना सोचा, इतना सब कुछ किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज देश और चीजों में उलझा हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री पे आपने इतना ध्यान दिया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
धन्यवाद। नमस्कार आरती जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि न्यूज़ 47 जो आपने एक न्यूज़ चैनल शुरू किया है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप लोग जितने मैच्योर हैं, जितनी आपकी नॉलेज है, उसके मुताबिक लोगों तक एक बात पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और आज आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जहाँ तक बात है कि बॉलीवुड का कैसा रहेगा, देखिए अकेला बॉलीवुड आज इफेक्टेड नहीं है। बॉलीवुड के साथ साथ जो है हॉलीवुड, डॉलीवुड, कॉलीवुड, जितने भी हमारी इंडस्ट्री है जो कि अरबों रुपया खर्च कर के और एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का काम करती है, वो इंडस्ट्री आज बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। उसका रीजन सबको पता है कि वर्ल्ड के अंदर जो ये कोरोना आया, इसने आके जो एक इफेक्ट डाला वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लाखों आदमियों के लिए है। आज जितने भी उस साथ काम करने वाले हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं, लाइट मैन हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, हो सकता है कि बड़े आर्टिस्ट बिल्कुल सरवाइव करें, हम उसमें कोई वो नहीं कह सकते, उन लोगों ने अच्छे काम कर रखे हैं। और जितने अच्छे कर रखे हैं उसमें अभी आपने देखा होगा कि आपने बिल्कुल ठीक उसको जिक्र किया कि बॉलीवुड बढ़ चढ़ के जो है, अक्षय कुमार ने भी बहुत हेल्प करी, सलमान खान लगे हुए हैं, और जितने भी हैं जो उनसे बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इफेक्ट इसका बहुत पड़ेगा आगे आने वाले करीब, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने बॉलीवुड के लिए कोई बहुत अच्छी पोजीशन है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अगर हम देखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के रहते हुए फिल्मों की शूटिंग कर पाना वो बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को आता है वो हमेशा आता रहे और अच्छी तरीके से उसको जो है चलाते रहें। तो सोशल डिस्टेंसिंग के रहते हुए हो सकता है कि 6 महीने बहुत अच्छा काम ना रहे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का जमाना है, डिजिटली है, लोग सब काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो है लोग घरों में रह के भी काम कर रहे हैं। और जैसे आजकल सीरियल्स हैं, वेब सीरीज हैं, जिनमें बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, वो सब होंगे, वो सारे काम धीरे धीरे होंगे। और इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई घबराने वाली बात है। ये हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रही है, हमेशा बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं एंटरटेनमेंट का, इससे बड़ा साधन कोई नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बॉलीवुड दोबारा से उसी तरीके से सब लोगों का एंटरटेनमेंट करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा, और जल्दी ही हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी तो देखिए वक्त जो है, वक्त का किसी को नहीं पता, वक्त बदलेगा, फिर दोबारा से हमारा एक्शन आएगा, फिर दोबारा से हमारे रीटेक आएंगे, सब हम करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा का ये नया सफर। 7 ऋषि, 7 समंदर, 7 छत, 7 द्वीप, 7 सुर, 7 फेरे, 7 वचन, 7 दिन, 7 पर्वत, 7 पाताल, 7 लोक, 7 लगन, और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो 7 रंगों के साथ साथ 7 चक्र भी हैं जो ये हमारे शरीर को चलाते हैं, जो हमारी एनर्जीज है। और इससे भी बड़ी बात जिसकी अहम जानकारी देने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ, वो है हमारे 7 शरीर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, 7 शरीर। और मेरी जो ये जानकारी आज आपके लिए है, इसका आधार है मेरा स्वयं का ज्ञान जो मैंने वेदों से प्राप्त किया है, और मेरा स्वयं का अनुभव जो मैंने अभ्यास करके प्राप्त किया है। इसी के आधार पे मैं आज आपको हमारे 7 शरीर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे 7 शरीर में सबसे पहले आता है हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी। दूसरे नंबर पर आता है भाव शरीर,
एथरिक बॉडी। तीसरे नंबर पर आता है मनस शरीर, द मेंटल बॉडी। चौथे नंबर पर आता है हमारा सूक्ष्म शरीर, द एस्ट्रल बॉडी। पांचवें नंबर पर आता है आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। छठे नंबर पर आता है ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी। सातवें नंबर पर आता है निर्वाण शरीर, द निर्वाणा बॉडी, द बॉडी ऑफ एनलाइटमेंट। आत्मा को आत्मा से परमात्मा बनाने का जो हमारा शरीर है वो सबसे अंतिम शरीर निर्वाणा शरीर है। प्राचीन काल से ही 7 अंक का अपना ही बहुत महत्व रहा है। वेदों में ऋषियों ने हमारे प्रत्येक शरीर की जो उम्र हमारी निर्धारित की है वो 7 वर्ष है। उसी के हिसाब से जो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, द फिजिकल बॉडी जो सबसे पहला शरीर है, उसकी जो हमारी विकसित होने की सीमा है वो है 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, क्योंकि इसमें हमारी 5 कर्म इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा ये सभी विकसित होने लगती है। तो इसीलिए ही इसका हमारा जो समय रखा गया है वो 1 वर्ष से 7 वर्ष रखा गया है। इन 7 वर्ष में हम खेल कूद के माध्यम से, खान पान के माध्यम से अपना रख रखाव करना सीख जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जब हमारे मन में खुशी, प्रसन्नता, दुख आदि के भाव आते हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम अपने दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम एथरिक बॉडी कहते हैं, जिसे हम भाव शरीर कहते हैं। हमारा दूसरा शरीर भाव शरीर, वैसे तो इसकी समय सीमा है 7 वर्ष से 14 वर्ष तक जो कि निर्धारित की गई है, लेकिन बचपन से ही हमारा एक्टिव रहता है। अगर 7 वर्ष से 14 वर्ष की समय सीमा में हम अपने आप को, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन सभी को पहचानने लगते हैं। सुख, दुख, करुणा, दया का भाव, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, हम दूसरों की समस्या, परेशानी को भी धीरे धीरे समझने लगते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियों में तब्दील होने लगती है। हमें आंखों से इनकी दृष्टि के द्वारा पता चल जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कानों से हम सुन सकते हैं, अच्छा सुने, बुरा सुने। जीभा से हम अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हुए मीठा या कड़वा बोल सकते हैं। नाक से हम गंध की पहचान कर सकते हैं और त्वचा हमारी सर्द गर्म का हमें एहसास कराती है। तो हमारी सारी इंद्रियां सही काम करती हैं इस समय पर। इसी के साथ साथ हमारा जो पहला शरीर है वो भी बढ़ता रहता है, हमारा जो दूसरा शरीर है वो भी बढ़ता रहता है। हमारा हर एक शरीर इसमें एड ऑन होता जाता है। जब हम पुराने समय में देखते हैं तो जिस समय पर लोग अपने अंदर के विचारों पर कंट्रोल करते हैं, वही सही समय होता है जब प्रकृति हमारा परीक्षा लेती है। वही सही समय है जब प्रकृति हमें आजमाती है। तो इसमें हमें अपने भावों पर नियंत्रण रखते हुए अपने तीसरे शरीर की ओर प्रवेश करना चाहिए। हमारा तीसरा शरीर है मनस शरीर, जो सबसे बड़ा शरीर है। बड़ा कहने का मेरा ये मतलब है कि जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, मेंटल बॉडी। हमारा तीसरा शरीर मनस शरीर, द मेंटल बॉडी, 14 वर्षों से लेकर 21 वर्षों तक की उम्र सीमा इसकी निर्धारित की गई है। हमारे इस शरीर के अंदर हम अपनी सभी हमारी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहते हैं। हमारे जितने डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम सभी इसी उम्र में सपने देखते हैं और उन्हें पूरा कर लेना चाहते हैं। ये हमारा वो शरीर है जिसमें अधिकतर लोग इस दुनिया के, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो पहुंच जाते हैं, ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं। और इस शरीर के हमारे जितने भी समय है वो पूरी जीवन ही हम लगा देते हैं कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटें। इस शरीर के लोग बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं और वो पूरी दुनिया का खजाना समेट लेना चाहते हैं, ज्ञान का भंडार ले लेना चाहते हैं। इसमें जो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी करना सीख जाता है, हिप्नोटाइज करना सीख जाता है, ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसे हम कहते हैं हमारे मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं वो लोग इसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम कराना सीख जाते हैं। अधिकतर लोग यहाँ तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इससे आगे का जो सफर है बहुत कठिन है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी उम्र अपने 3 शरीर के डेवलपमेंट में, इनको विकसित करने में ही लगा देते हैं। इसके आगे के शरीर के जो सफर है वो लोग तय ही नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार अपने अंदर समेट लेते हैं और जो आगे तक पहुंचने की इच्छा शक्ति रखते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, वो लोग हमारे चौथे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
और वो चौथा शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारा मेंटल बॉडी जो हमारा ये मनुष्य शरीर है, इसको आगे बढ़ने के लिए सूक्ष्म शरीर की जरूरत ही पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा एस्ट्रल बॉडी, चौथा शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसमें बढ़ने के लिए बहुत कम लोग ही हैं दुनिया में जिन पर प्रकृति की कृपा होती है, जिन्हें कुदरत स्वयं चुनती है, क्योंकि इससे आगे का सफर हम तय नहीं करते, ये कुदरत हमें चुनती है, जो हमें आगे के सफर के लिए आगे बढ़ावा देती है, साथ लेकर चलती है। हमारे चौथे शरीर, सूक्ष्म शरीर, द एस्ट्रल बॉडी, जिसकी उम्र है 21 वर्षों से लेकर 28 वर्षों तक निर्धारित की गई है। इस शरीर में हम तब पहुंचते हैं जब हम पर ये प्रकृति, ये कुदरत बहुत ज्यादा मेहरबान होती है, क्योंकि हमारे जो पुनर्जन्म के कर्म है, हमारे जो इस जन्म के पुण्य कर्म है, नेक कर्म है, संचित कर्म है, उन्हीं के आधार पर प्रकृति हमें चुनती है। जो स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है, जो चाह रखता है कि हम अपना ज्ञान प्राप्त करें, अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त करें, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें, उन्हीं लोगों को ये प्रकृति इस चौथे शरीर की तरफ लेकर जाती है। इस शरीर में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद हमें विजन्स आने लगते हैं, इमेजिनेशंस आने लगते हैं, हम इमेजिन करने लगते हैं, हम अपने सपनों में देखने लगते हैं ऐसे ऐसे दृश्य जो हमने कभी जीवन में पहले नहीं देखे, लेकिन हम भविष्य की होने वाली घटनाओं को देखने लगते हैं। कभी कभी हम अजनबियों से मिलते हैं, लेकिन उनसे पहली बार मिलते ही हमें ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम इन्हें पहले मिल चुके हैं। हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर हम ये समझते हैं कि ये तो हमने कहीं देखा है। तो ये सभी कारण बन जाते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के। जब हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो हमें ये अपने आप ही पता लगने लग जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। यही वो शरीर है जिसके माध्यम से हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल की मैं पूरी जानकारी आपको अगली वीडियोस में दूंगी। जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, इसके माध्यम से हम अपने शरीर के बाहर निकल जाते हैं और हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आते हैं। यहाँ तक कि हम टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जा सकते हैं, हमने अपने पिछले जन्म में क्या किया हम वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी गलतियां सुधार भी सकते हैं। हमें एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से दूसरे ब्रह्मांड का भी पता चलता है। ये वो साइंस है, ये वो विज्ञान है, ये वो ज्ञान है जिस पर हम तभी विश्वास करते हैं जब हमें ये दिखने लग जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी बॉडीज हैं, इनका अनुभव कीजिए, क्योंकि यहीं पर ही समाप्त नहीं होगा कि मैं आपको 7 बॉडीज के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बिल्कुल आंतरिक यात्रा तक लेकर जाऊंगी। इसी के साथ साथ जब आप कुदरत को मजबूर कर देते हैं कि आपको वो सुपर पावर्स दें, तब आप पहुंचते हैं 5वें शरीर में, जिसे कहते हैं आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। हमारा 5वां शरीर आत्मिक शरीर, द स्पिरिचुअल बॉडी, जिसकी निर्धारित उम्र है 28 से 35 वर्ष। इस शरीर में हम अपनी बातों के, अपनी वाणी के इतने धनी हो जाते हैं कि हम जो भी लोगों को कहते हैं वो उनके दिल में उतर जाता है। और इसमें हम टाइम ट्रैवल के माध्यम से भविष्य में स्वयं जाकर देख सकते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं को। और हम साथ ही साथ जन कल्याण के कार्य भी करते हैं। लोगों को पहले ही हम बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, आप सतर्क रहिए। जब हमारा मन बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ बढ़ता जाता है, हमारी आत्मा हमें बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ खींचती जाती है, तब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हम कुछ उन बंधनों से बहुत ऊपर निकल जाते हैं। जब हम ब्रह्म की तरफ पहुंचते हैं और तब हमारे शरीर का प्रवेश होता है हमारे छठे शरीर में, यानी ब्रह्म शरीर में, जिसमें बेशकीमती ताकतें हमारे पास आ जाती हैं। हमारा ब्रह्म शरीर, द कॉस्मिक बॉडी, जिसकी निर्धारित उम्र है 35 से 42 वर्ष तक। इसमें हम इतनी ऊपर पहुंच जाते हैं क्योंकि इसमें हम त्राटक बन जाते हैं। हम अपने तीसरे नेत्र को खोलने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, हम बहुत ज्यादा साधना करते हैं, हम पूरी दुनिया को बंद आंखों से देखने लगते हैं। ये सारे अभ्यास मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से और ज्यादा बताऊंगी। हम इतनी ऊपर अपनी आंतरिक यात्रा में पहुंच जाते हैं कि हम अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके दिन रात साधना में लग जाते हैं। और हम जितनी भी ब्रह्मांड में ऊर्जा है, हम ये ऊर्जा अपने ऊपर प्रभावित करवाते करवाते हम लोगों में इस तरह से रहते हैं कि जब हम चाहें किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसको अच्छाई में बदल सकते हैं।
इतनी ज्यादा ताकत हमें कुदरत बख्श देती है, सुपर पावर हमें दे देती है। और जब हम इसमें इतने ज्यादा अंदर तक पहुंच जाते हैं, तब हम प्रवेश करते हैं अपने अंतिम शरीर में, उस शरीर में जहां पर पहुंचने के बाद ये आत्मा परमात्मा का ही रूप बन जाती है। उसे कहते हैं निर्वाण शरीर, यानी कि निर्वाण शरीर, द निर्वाणा बॉडी, द बॉडी ऑफ एनलाइटमेंट। और वो एक ही समय में पूरे विश्व में गिनती के लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा का रूप कहा जाता है, जो उस चरम सीमा तक पहुंच पाते हैं, अपने आखिरी शरीर तक पहुंच पाते हैं। कोई कोई होता है वो पूरी दुनिया में, जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, जिन्हें परमात्मा का ही रूप कहा जाता है, जिन्होंने न जाने कितनी जिंदगियां बदली हैं, कितने लोगों को अच्छाई के रास्ते पर उन्होंने चलना सिखाया है। आज भी लोग मानते हैं, पूरा का पूरा एक धर्म हो गया है गौतम बुद्ध के नाम पर। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो दीजिए अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, जिंदा रहते अनुभव कर लेते हैं परमात्मा का स्वरूप के अंदर। तो ये जो हमारी आंतरिक यात्रा है, ये किस तरीके से संभव हो पाए, ये किस तरीके से चली जाए, इसके मैं आपको आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे बताती रहूंगी। अपना ज्ञान और अपना अनुभव, जिसका आधार वेद है और जिसका आधार अभ्यास है, वो आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूंगी, ऐसे ही बांटती रहूंगी, आपको ऐसे ही जानकारी देती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हो सके तो सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करने के लिए सकारात्मक विचारों को जगह दें, ताकि आप सभी लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर ग्रुप से। आप सबको पता है कि लॉकडाउन में आज हमें 1 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ये महामारी आई है इसमें जो आदमी घर में रहेगा वो ही जीवित रहेगा। और आप हमेशा अपने हाथ वॉश करते रहिए। जो आपकी इच्छाएं हैं अब वो ज़रूर पूरी करिए, क्योंकि ये वक्त ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं आएगा। ये वक्त एक ऐसा वक्त आया है कि जिसमें आप अपने परिवार के साथ हो,
मैं सुबह उठता हूँ, थोड़ा योगा भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ। उसके बाद जो जो मेरे मन में आता है, जो मेरी तमन्नाएं कभी जब बिजनेस में रहते हुए मैं नहीं पूरी कर पाया, वो तमन्नाएं आज मैं पूरी करता हूँ। आज मैं अपने बेटे के साथ भी बैठता हूँ, उससे लर्निंग भी सीखता हूँ। दिन में महाभारत भी देखता हूँ, मैं रामायण को भी मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है। डीडी न्यूज़ ने जो है बहुत अच्छा ये जो वो चलाया है कि सुबह शाम महाभारत भी आती है, रामायण भी है, आप उनको देखते रहिए। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें आप। स्ट्रेस जो है, जो आदमी भी स्ट्रेस लेगा वो किसी ना किसी बीमारी को जरूर इन्वॉल्व करेगा। स्ट्रेस की कोई वो नहीं है। आपके पास इतना टाइम है, जब तक लॉकडाउन है, जब तक ये कोरोना महामारी नहीं चली जाती है, तब तक आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। हर इच्छा अपनी पूरी करिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। बॉलीवुड के अंदर आज जो गम का साया छाया है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बड़े भाई इरफान खान और ऋषि कपूर, दो ऐसे कलाकारों को हमने खोया है कि जो बॉलीवुड की एक तरीके से जान माने जाते थे। इरफान भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो है उन्होंने सारा कुछ सीखा और अपनी एक्टिंग के जरिए वो इतना वर्सटाइल एक्टर थे, ऐसे घुस जाते थे अपने रोल के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। मकबूल से लेके उन्होंने 50 मूवी करी और सिर्फ 54 साल की एज में उनका जाना एक बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऋषि कपूर जी, जो बॉबी उनकी देखिए कितनी बचपन से उन्होंने एक्टिंग करी। 1980 में मैं कश्मीर में था, गुलमर्ग के अंदर, वो मुझे मिल गई शूटिंग करते हुए। ये वादा रहा की शूटिंग थी, वो थी पूनम ढिल्लन जी थी और एक नॉर्मल आदमी की तरह वहीं पत्थर पे बैठकर जो है वो उन्होंने बातचीत करी और बहुत अच्छे तरीके से वो करी। एक इंसान इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी। ये मिसाल है इन दोनों की। इरफान भाई, ऋषि कपूर जी, इन दोनों को मेरी दिल से श्रद्धांजलि है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को एक इस दुख की घड़ी में जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, इस दुख की घड़ी में उनको एक हिम्मत दे, एक साहस दे, ताकि वो लोग जो है आगे चल पाएँ। कलाकार जिंदगी में कभी नहीं मरता, क्योंकि कला नहीं मरती। और दोनों ही कलाकार इतने अच्छे थे, इतने प्यारे कलाकार थे कि शायद ही हम अपने टेनोर में उनको कभी भूल पाए। जिंदगी में हम उनकी सब अच्छी मूवीज़ को देखते रहेंगे, उनको हमेशा दिल में याद रखेंगे, वो हमारे दिल में रहेंगे। ये मेरी उनको एक श्रद्धांजलि है और पूरे बॉलीवुड आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। बॉलीवुड के अंदर आज जो गम का साया छाया है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बड़े भाई इरफान खान और ऋषि कपूर, दो ऐसे कलाकारों को हमने खोया है कि जो बॉलीवुड की एक तरीके से जान माने जाते थे। इरफान भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो है उन्होंने सारा कुछ सीखा और अपनी एक्टिंग के जरिए वो इतना वर्सटाइल एक्टर थे, ऐसे घुस जाते थे अपने रोल के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। मकबूल से लेके उन्होंने 50 मूवी करी और सिर्फ 54 साल की एज में उनका जाना एक बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऋषि कपूर जी, जो बॉबी उनकी देखिए कितनी बचपन से उन्होंने एक्टिंग करी। 1980 में मैं कश्मीर में था, गुलमर्ग के अंदर, वो मुझे मिल गई शूटिंग करते हुए। ये वादा रहा की शूटिंग थी, वो थी पूनम ढिल्लन जी थी और एक नॉर्मल आदमी की तरह वहीं पत्थर पे बैठकर जो है वो उन्होंने बातचीत करी और बहुत अच्छे तरीके से वो करी। एक इंसान इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी। ये मिसाल है इन दोनों की। इरफान भाई, ऋषि कपूर जी, इन दोनों को मेरी दिल से श्रद्धांजलि है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को एक इस दुख की घड़ी में
जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। इस दुख की घड़ी में उनको एक हिम्मत दे, एक साहस दे, ताकि वो लोग जो है आगे चल पाएँ। कलाकार ज़िंदगी में कभी नहीं मरता, क्योंकि कला नहीं मरती। और दोनों ही कलाकार इतने अच्छे थे, इतने प्यारे कलाकार थे कि शायद ही हम अपने टेन्योर में उनको कभी भूल पाए। ज़िंदगी में हम उनकी सब अच्छी मूवीज़ को देखते रहेंगे, उनको हमेशा दिल में याद रखेंगे, वो हमारे दिल में रहेंगे। ये मेरी उनको एक श्रद्धांजलि है। और पूरे बॉलीवुड आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आज बॉलीवुड ने अपने 2 महान सितारों को खोया है, इरफान खान, ऋषि कपूर। इरफान खान एक ऐसे वर्सटाइल एक्टर थे जो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी उनका पूरा नाम था। और मकबूल से लेके कितनी मूवीज़ उन्होंने 50 मूवीज़ करी। सिर्फ 54 साल की एज, कुछ भी एज नहीं होती भाई। और ऋषि कपूर को सन 1980 के अंदर में, जब वो ये वादा रहा कि शूटिंग कर रहे थे, तो मैं पहलगांव में कश्मीर में उनसे मिला था। एक पत्थर पे बैठ के ही हमने बातचीत की। मैं भी बच्चा था, वो बिल्कुल यंग थे। और एक जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो इंसान थे। लास्ट मोमेंट पे भी वो सबको हंसाते हुए ही गए। इरफान भाई 54 साल की एज में गए, वो 67 ईयर की एज में गए। और बॉलीवुड के अंदर दोनों ही ये ऐसे कलाकार थे जिनकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आज इस दुख की घड़ी में मैं दिल्ली से, मैं उन लोगों को, उनके परिवार को एक सांत्वना के अलावा कुछ नहीं दे सकता। भगवान ने हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे रखी। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि दोनों परिवारों को भगवान हिम्मत दे, एक अच्छा हौसला दे, ताकि दोनों परिवार आगे चल के इस दुख को धीरे धीरे भुला पाएँ। कलाकार कभी नहीं मरता, क्योंकि कला नहीं मरती। ये दोनों कलाकार हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, बॉलीवुड में रहेंगे। और मेरी उनको दिल से श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम उन्हें हमेशा मिस करते रहेंगे, उनकी मूवीज़ को देखते रहेंगे। यही मेरी भगवान से दुआ है। नमस्कार। आज मेरे बड़े भाई संजय मित्तल जी कैलाश विर्क वाले चांदनी चौक से आज उनके बर्थडे का स्पेशल सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है। और संजय मित्तल जी का जो बर्थडे है वो 24 तारीख को है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो सारे सामाजिक कार्यों में इतने बिजी हैं कि लोगों को सैनिटाइजर का, मास्क का सब कुछ दे रहे हैं। और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी अपने MS निजामी ब्रदर से, वो आज आए और उनके बर्थडे के लिए जो है, क्योंकि लॉकडाउन है तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो आज उनके बर्थडे के उसमें ये 2 लाइनें जरूर जो है संजय मित्तल जी के लिए बोलेंगे। जी, पहले तो भाई जितने हमारे डिज़ायर ग्रुप के लोग हैं उन सबको मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, साईं राम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं हमारे बड़े भाई सनी भाई के महल में आया हूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग थी द्वारका स्टूडियो में। तो मैंने भाई को क्या कि भाई मैं यहाँ हूँ, तो भाई ने कहा बिल्कुल आप आएँ। तो आज मैं ब्रिजवासन में हूँ भाई के महल में। और हमारे मित्तल साहब का बर्थडे है, तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। MS निज़ामी ब्रदर्स की जानिब से मोहसिन ज़फ़र निज़ामी एंड सलमान ज़फ़र निज़ामी आपको ढेरों शुभकामना देते हैं। और एक शेर कहना चाहूँगा मैं मित्तल साहब आपके लिए, सनी भाई, उनके रश्के जन्नत बने ये चमन तुम्हारा बहार सलामत, मित्तल साहब आपकी जवानी रहे। रश्के जन्नत बने ये चमन तुम्हारा बहार सलामत, मित्तल साहब आपकी जवानी रहे। है हुस्न फूले भले रात दिन, मित्तल साहब आपका जब तक के गंगा जमुना में पानी रहे। कि रुतबा ये तेरे दर को मेरे सर से मिला है, रुतबा ये तेरे दर को मेरे सर से मिला है। अरे हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। औरों को जो मिला है मुक़द्दर से मिला है, औरों को जो मिला है मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। कि आमाल सारी दुनिया के अल्लाह तो बेहतर जाने हैं, आमाल सारी दुनिया के अल्लाह तो बेहतर जाने हैं। हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने हैं। अरे राम रहीम के मत वालों भाषा के लिए क्यों लड़ते हो, राम रहीम मत वालों भाषा के लिए क्यों लड़ते हो। अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान को उर्दू जाने।
वाह वाह, क्या बात। तो मित्तल साहब आपका बर्थडे है तो एक कंपोजिशन बिल्कुल नए अंदाज की नजर कर रहा हूँ आपके लिए, और ये गा मैं रहा हूँ, लेकिन ये कंपोजिशन जो है वो हमारे संजीव भाई की तरफ से, संजीव भाई आपको नजर कर रहे हैं, लेकिन जबानी गाना मेरा है लेकिन भावना है हमारे बड़े भाई की। तो संजीव भाई क्या कहना है? हाँ बेटा। आज की रौनक आपके दम से, आज की रौनक आपके दम से, आज की रौनक आपके दम से, दुनिया ने जश्न मनाया है, दुनिया ने जश्न मनाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है, मित्तल के सालगिरह का दिन आया, मित्तल साहब के सालगिरह का दिन आया है। आज की रौनक आपके दम से, आज की रौनक आपके दम से, दुनिया ने जश्न मनाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। मेहनत आपने इतनी की है, मेहनत आपने इतनी की है, दुनिया ने नाम को आपके जाना, दुनिया ने नाम को आपके जाना, मित्तल देखो सबसे बेगाना, आज की दौलत नाम के दम से, आज की दौलत नाम के दम से, दुनिया ने आपको जाना है, दुनिया ने आपको जाना है, मित्तल का देखो ये घराना है, मित्तल का देखो ये घराना है, सारे सुन लो ना, मित्तल का देखो ये घराना, सारे सुन लो ना, मित्तल का देखो ये घराना है। संजीव भाई कितने प्यारे, संजीव शर्मा कितने प्यारे, भाभी हमारी सबसे प्यारी, ममता शर्मा सब बेवारी, राजीव मेरे सबसे नियारी, राजीव मेरे सबसे नियारी, एमएस निजामी ने जो गाया है, एमएस निजामी ने जो गाया है, जन्मदिन आज आया है, जन्मदिन आज आया है, मित्तल साहब का जन्मदिन आज आया, मित्तल साहब का जन्मदिन आज आया। आज मेरे बड़े भाई संजय मित्तल जी कैलाश वर्क वाले चांदनी चौक से आज उनके बर्थडे का स्पेशल सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है। और संजय मित्तल जी का जो बर्थडे है वो 24 तारीख को है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो सारे सामाजिक कार्यों में इतने बिजी हैं कि लोगों को सैनिटाइजर क्या, मास्क क्या, सब कुछ दे रहे हैं। और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी अपने एमएस निजामी ब्रदर से, वो आज आए और उनके बर्थडे के लिए जो है, क्योंकि लॉकडाउन है तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो आज उनके बर्थडे के उसमें ये 2 लाइनें जरूर जो है संजय मित्तल जी के लिए बोलेंगे जी। पहले तो भाई जितने हमारे डिजायर ग्रुप के लोग हैं उन सबको मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, साईं राम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं हमारे बड़े भाई संजीव भाई के महल में आया हूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग थी द्वारका स्टूडियो में, तो मैंने भाई को क्या कि भाई मैं यहाँ हूँ, तो भाई ने कहा बिल्कुल आप आएँ। तो आज मैं ब्रिजवासन में हूँ भाई के महल में, और हमारे मित्तल साहब का बर्थडे है, तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एमएस निजामी ब्रदर्स की जानिब से मोहसिन जफर निजामी एंड सलमान जफर निजामी आपको ढेरों शुभकामना देते हैं। और एक शेर कहना चाहूँगा मैं मित्तल साहब आपके लिए, सनी भाई, उनके रश्के जन्नत बने ये चमन तुम्हारा बहार सलामत, मित्तल साहब आपकी जवानी रहे। रश्के जन्नत बने ये चमन तुम्हारा बहार सलामत, मित्तल साहब आपकी जवानी रहे।
है उसमें भूले भले रात दिन मित्तल साहब आपका जब तक के गंगा जमुना में पानी रहे कि रुतबा ये तेरे दर। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आज हमने अपने एक और सितारे को खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत। 34 साल की एज में किसी कलाकार का जाना बॉलीवुड के लिए 2020 एक ऐसा साल बनकर आया है कि जिसमें ये चीज़ें थमी नहीं रही। सुशांत मेरे दिल के बहुत करीब थे, हमारे एक तरीके से पारिवारिक रिश्ते थे। कभी सोच भी नहीं सकते कि एक आदमी इतना गलत स्टेप उठाएगा, जो कि समाज के लिए एक आइकन थे। अपनी एजुकेशन से, अपने टैलेंट से वो यहाँ तक पहुँचे। कायपोचे से लेके उन्होंने MS धोनी में जो अपना रोल अदा किया वो किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश का विदेशों तक उस मूवी को देखा गया। कभी शामक डाबर के साथ उन्होंने जो है शामक डाबर की एजेंसी में उन्होंने जो है डांस सीखा। एजुकेशन दिल्ली से ली। 2002 में उनकी मदर की डेथ के बाद भी, जब वो कुछ 16 साल के थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी किसी भी चीज़ को, अपने मकाम को हासिल करने के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर किसी एक आदमी का राज हो, या हम कहें कि कोई आदमी वहाँ पक्षपात करता है। जो टैलेंटेड है वो निकलते हैं। ठीक है, परिवारवाद भी बहुत हावी है, लेकिन इतना हावी नहीं है कि जो एक अच्छे कलाकार को जो है उभरने से रोक सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कमी कभी भी बॉलीवुड पूरी नहीं कर पाएगा, हमेशा मिस करता रहेगा उन्हें। और मैं यही दुआ करता हूँ कि स्ट्रेस इस दुनिया में हर बिजनेस में है, हर जगह है, लेकिन स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ये वक्त थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है। जो टैलेंटेड आदमी है वो आज भी घर बैठे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और मेरी उनको दिल से सच्ची श्रद्धांजलि है। डिज़ायर न्यूज़ उनकी मौत पे एक श्रद्धांजलि अर्पित करता है, हमेशा उनको याद करता रहेगा, और भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जो है जगह दे, वो हमेशा याद आते रहेंगे। धन्यवाद।